हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाटिया और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसमें फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया था, जहां पर हमने बेसिकली सबसे पहले अपवहन वेग का कॉन्सेप्ट समझा और उसके बाद हमने जो है विद्युत धारा की वैल्यू निकाली, यानी कि विद्युत धारा का रिलेशन निकाला अपवहन वेग के साथ। और उसके बाद हमने प्रतिरोध जो है हमारा प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट देखा, प्रतिरोध किस टाइप से लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। ये हम प्रीवियस हमारे वीडियो में करके आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर आज हम हमारा नया टॉपिक करने वाले हैं कि तापमान के साथ प्रतिरोध में जो परिवर्तन आता है वो कैसे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम कॉन्सेप्ट को समझने की बात करें, जैसे हमने देखा था कि R जो है हमारा वो क्या होता है m/n² और टाउ जो होता है औसत विश्रांति काल, इसे हमने टाउ एवरेज भी लिखा था, लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली अब लिख भी सकते हैं टाउ एवरेज। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हम एवरेज लेंगे। ठीक है, और हमारा था इनटू में L/A। ठीक है, जिसे हमने ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसे हमने समझा था रो। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी। अब बेसिकली यहाँ पर हम ये चीज़ ध्यान में देते हैं कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो किस टाइप से हमारे जो R है उसके अंदर परिवर्तन आता है, यानी कि प्रतिरोध में तापमान के साथ किस टाइप से परिवर्तन आता है। तो अगर हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स पर बात करें, इन सभी टर्म्स पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान टेम्परेचर के साथ नहीं बदलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो भी टेम्परेचर के साथ नहीं बदलेगा, तो ये दोनों तो कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पर बदलने लायक चीज़ें दो ही हैं, एक तो n है और एक है टाउ एवरेज। ठीक है, अब देखिए कैसे, देखिए सिंपल सी बात है, जैसे आपने देखा कि हमारे पास बेसिकली पदार्थ होते हैं जैसे चालक होते हैं या अर्धचालक होते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, चालकों में तो बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अर्धचालकों में स्टार्टिंग में क्या होता है, लो टेम्परेचर पर तो जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नंबर ऑफ जो आवेशवाहक है उसकी संख्या बढ़ती चली जाती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बेसिकली अर्धचालक में ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर्स है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी संख्या टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है। ठीक है, और टाउ एवरेज, अब औसत विश्रांति काल कैसे बढ़ जाता है उस चीज़ को भी हम देखेंगे। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चालक के लिए देखिए क्या कॉन्सेप्ट होगा चालक के लिए। अब देखिए चालक के लिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोनों रिलेशंस को देखिए, n और टाउ एवरेज दोनों R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, बाकी सभी चीज़ों को हमने कांस्टेंट कर दिया। देखिए बाकी सभी चीज़ों को हमने कांस्टेंट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ n और s की बात करें तो ये क्या है, R 1/n के प्रोपोर्शनल है और R 1/टाउ एवरेज के प्रोपोर्शनल है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n के और टाउ एवरेज के। यानी कि अगर n बढ़ता है तो R घटेगा, और अगर हमारा औसत विश्रांति काल बढ़ता है तो भी R हमारा घटेगा। यानी कि हमें इन दोनों चीज़ों पर देखना है कि n बढ़ रहा है या जो टाउ एवरेज है वो बढ़ रहा है, इन सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। तो सिंपल सी बात है। अब देखिए चालक के लिए देखें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है चालक के अंदर, ऑलरेडी बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो इसके लिए n पर तो कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। ठीक है, n पर तो कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है किसमें, चालक में। ठीक है, लेकिन चालक में जो हमारा विश्रांति काल होता है वो घट जाता है। कैसे, देखिए मान लीजिए हमने ये चालक पदार्थ था। ठीक है, ये चालक पदार्थ था, इसके लिए हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पर इस टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है, यानी कि उनके जो बेसिकली टक्करों की संख्या है उसमें वृद्धि हो जाएगी। और अगर देखिए सिंपल सी बात है कि अगर टक्करों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, दैट मीन्स जल्दी टक्करें होंगी, ज़्यादा जल्दी टक्करें होंगी, दैट मीन्स दो टक्करों के मध्य लगने वाला जो समय है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टक्करें बढ़ गई, दैट मीन्स वो जल्दी टक्करें करेंगे, तभी तो यूनिट टाइम में टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो औसत विश्रांति काल है, विश्रांति काल का मतलब होता है दो टक्करों के मध्य लगने वाला समय जो बेसिकली कम हो जाएगा, और बेसिकली समय अगर कम होगा तो उनका औसत भी कम ही निकलेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो विश्रांति काल है
विश्रांति काल है उसकी वैल्यू घट जाएगी। और जैसे ही औसत विश्रांति काल की वैल्यू घटेगी, देखिए जैसे ही औसत विश्रांति काल की वैल्यू घटेगी, देखिए यहाँ पर बढ़ा तो आर घटा, अगर ये घटेगा यानी टो एवरेज अगर घट जाए तो आर हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए चालक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा जो प्रतिरोध होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब देखते हैं अर्धचालकों में क्या होता है। तो अर्धचालकों में देखिए, अर्धचालकों में एक्चुअल में एन ज़्यादा डोमिनेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो एन की संख्या यानी नंबर ऑफ जो हमारे आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, यानी कि आवेश वाहक बेसिकली अर्धचालक जो है, ये आप जो सेकंड बुक है उसका लास्ट चैप्टर है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे अर्धचालकों में टेम्परेचर बढ़ाते ही एकदम से आवेश वाहकों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। यानी अगर हम अगर इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट में देखें तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हमारे को एकदम से मिलते हैं वहाँ पर, तो एन की संख्या बहुत डोमिनेंटली बढ़ती है, बल्कि वहाँ पर टक्करों का कोई ज़्यादा इफेक्ट वहाँ पर नहीं पड़ता है। इसलिए अर्धचालकों में एन जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर एन बढ़ता है, और एन बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, यानी कि अर्धचालकों में टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चालकों में और अर्धचालकों में दोनों में उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। चालक में टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रतिरोध बढ़ेगा, बल्कि अर्धचालक में टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने समझानी थी, जो बेसिकली हमने यहाँ से समझ ली है कि किस टाइप से एन और टो एवरेज जो है किस टाइप से यहाँ पर प्रतिरोध में परिवर्तन करते हैं टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात, अगर हम परिवर्तन के लिए टर्म्स डिफाइन करेगी, मान लीजिए अब परिवर्तन क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा वो तो हमने देख लिया, लेकिन परिवर्तन होगा कितना वो चीज़ हम देखना चाहें तो सिंपल सी बात देखिए, मान लीजिए प्रारंभ में हमारे पास कोई भी पदार्थ था, चालक है या कुचालक है या अर्धचालक है, वो तो हम खैर बाद में देखेंगे। अब देखिए अगर आप कुचालकों के लिए बात करें तो कुचालकों के लिए ना तो एन डोमिनेट होता है और ना ही वहाँ पर टेम्परेचर से कोई टक्करों वगैरह में जो कोई परिवर्तन आता है, इसलिए दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो बेसिकली कुचालक पदार्थों का टेम्परेचर कितना ही बढ़ाते रहो, वहाँ पर कोई भी प्रतिरोध घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब मान लीजिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमारे पास कोई पदार्थ था जिसका टेम्परेचर T0 था। ठीक है, T0 टेम्परेचर पर उसका प्रतिरोध भी क्या था, R0 था। हमने क्या किया, टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ा दिया। ये मान लेते हैं कि हमने इसका टेम्परेचर, देखिए ये T0 था और T टाइम पर टेम्परेचर हो गया T, यानी कि T टाइम पर टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही R0 भी क्या हो गया, R0 भी RT हो गया। अब आप ये मत सोचिएगा कि बढ़ा या घटा, हमें तो सिर्फ परिवर्तन देखना है, यानी कि डेल्टा टी टाइम में हम मान लेते हैं कि प्रतिरोध में जो परिवर्तन आया वो डेल्टा आर है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात, जो प्रतिरोध में जो परिवर्तन आता है बेसिकली वो किसके बराबर होता है। देखिए एक तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना जो टेम्परेचर है वो चेंज किया है, यानी प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है वो टेम्परेचर में चेंज के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर में चेंज करेंगे उतना ही प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। ठीक है, और दूसरी बात जो डेल्टा आर है वो डिपेंड करता है R0 पर, यानी प्रारंभ में आपका जो प्रतिरोध है वो कितना था, तो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली हम देखें तो डेल्टा आर डिपेंड करता है R0 पर और डेल्टा टी पर। ठीक है, अब देखिए डेल्टा आर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, R0 और डेल्टा टी। R0 क्या है, प्रारंभ में आप ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति या T बराबर 0 पर जो उसका ताप था। ठीक है, या फिर हम ले लेते हैं कि T0 पर। ठीक है, प्रारंभ में हमने जो टेम्परेचर लिया उस पर, प्रारंभिक जो तापमान था उस पर जो प्रतिरोध था वो क्या हो गया, R0 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है अल्फा। ठीक है, ये अल्फा है, ये एक क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, नियतांक है, और यहाँ पर आ जाता है R0 डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है कि R में जो परिवर्तन होगा डेल्टा आर वो किसके बराबर होगा, अल्फा R0 डेल्टा टी के। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लेंगे जल्दी से कि हमारा डेल्टा आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा R0 डेल्टा टी के। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। अगर हम देखना चाहें, अब देखिएगा डेल्टा आर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डेल्टा आर यानी कि अंतिम स्थिति माइनस
प्रारंभिक स्थिति की कितना परिवर्तन हुआ है यही होगा। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दें यानी कि आर टी माइनस आर नॉट बराबर क्या होगा, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आर नॉट को अगर हम उधर लेकर के जाते हैं, आर टी बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का आर नॉट उधर प्लस का चला जाएगा, आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। आर नॉट कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है, आर नॉट कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा, कि बहुत परेशान कर रही है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, आर टी बराबर क्या आ जाएगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि देखिए ये आ जाएगा टी टेम्परेचर पर हमारा जो ताप होगा वो आ जाएगा कि प्रारंभिक टेम्परेचर इतना है, ताप गुणांक जो है वो इतना है यानी नियतांक जो है, और डेल्टा टी अगर हमने चेंज किया है तो आर टी की टर्म्स भी, आर टी की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लेंगे, आर टी जो है हमारा क्या आ जाएगा, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, जल्दी से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे फटाफट से। अब देखिएगा, अगर हम चालक की बात करें तो चालक के लिए अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अल्फा पॉजिटिव होता है, अभी हम देखेंगे कैसे। ठीक है, और अगर हम अर्धचालकों की बात करें तो अल्फा हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखिए कैसे, सिंपल सी बात है, अल्फा चालकों के लिए पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पर अगर हम इस वाली टर्म को उठाते हैं यानी कि आर टी, बाद में जो हमारा आर आएगा वो आर नॉट, प्रारंभ में कुछ टेम्परेचर और प्लस में कुछ टर्म आएगी। अल्फा अगर पॉजिटिव है तो ये सारी टर्म पॉजिटिव रहेगी, यानी कि टेम्परेचर में चेंज करते ही आर नॉट में कुछ बढ़ोतरी हुई और वो बढ़ोतरी इसके बराबर है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर भी जो है हमारा बढ़ेगा। लेकिन अर्धचालकों में अल्फा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अगर अल्फा नेगेटिव होता है दैट मीन्स आर टी हमारा क्या होगा, आर नॉट माइनस समथिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब जो टेम्परेचर है टी टाइम के बाद वो आर नॉट में से कुछ घटा हुआ मिलेगा, यानी कि आर नॉट में से कुछ घटाया है, यानी कि आर नॉट से थोड़ा कम होगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आर जो है वो थोड़ा सा घट जाएगा, और कितना घट जाएगा उसकी वैल्यू ये रही, यानी कि अल्फा डेल्टा टी आर नॉट डेल्टा टी घट जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हमें पता चल गया कि चालकों के लिए ये जो नियतांक होता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और अर्धचालकों के लिए इसकी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, ये चीज़ भी हमने अच्छे से यहाँ पर समझ ली है। ठीक है, और अगर हम मिश्र धातु वगैरह के लिए बात करें, मिश्र धातु, ठीक है, जो मिश्र धातु होती हैं उनके लिए जो अल्फा होता है वो 0 होता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आर पर कोई भी इफेक्ट वहाँ पर नहीं पड़ता, वहाँ पर आप टेम्परेचर बढ़ाओ या नहीं, आर टी हमेशा आर नॉट के बराबर ही रहेगा। ठीक है, अगर अल्फा हमारा 0 हो जाता है तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, दैट मीन्स आर टी हमारा आर नॉट के बराबर रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि किस टाइप से तापमान के साथ हमारे प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध में क्या होता है, बेसिकली देखिए छोटे छोटे उपकरण होते हैं। ठीक है, आप अपनी लेबोरेटरी में जाकर के देखें, यानी कि अपने स्कूल की लैब में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे इस आकृति की कुछ शेप्स होंगी। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा यूं तिल नुमा आकृति होगी, और उसके बाद उससे जो है तिल के जैसा तो नहीं होता लेकिन फिर भी तिल से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, कनक का जो दाना होता है, ठीक है, उसके जितना डिवाइस होती है और उससे यूं 2 तारें निकली रहती हैं। ठीक है, तो उस डिवाइस को और उसकी शेप कुछ इस टाइप से होती है, ऐसे डंबल सी शेप होती है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, ये जो होता है ये छोटा, बहुत ही छोटा एक प्रतिरोध होता है। ठीक है, जिसे हम कार्बन प्रतिरोध बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर हमें देखना है कि एक्चुअल में ये जो प्रतिरोध होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इस पर कुछ लाइंस बनी होती हैं। ठीक है, यानी कि कुछ कलरफुल लाइंस बनी होती हैं। अगर आप अपने टीचर से पूछ करके और इसे अगर देखेंगे, ठीक है, देखेंगे तो इस पर कुछ 4 कलरफुल लाइंस बनी होती हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ग्रे लाइन है। ठीक है, यहाँ पर एक रेड लाइन है और यहाँ पर एक ब्लू लाइन है, और उसके बाद जो चौथी लाइन होती है वो सिर्फ इन तीनों कलर्स में होती है, यानी या तो गोल्ड कलर की होगी या फिर सिल्वर कलर की होगी या फिर कोई भी कलर की नहीं होगी। तो ये जो लाइन है ना, इसे हम डिफरेंट से दिखाते हैं कि ये या तो मान लेते हैं ये सिल्वर कलर की है। ठीक है, 4th जो है वो सिल्वर कलर की लाइन है। ठीक है, तो कलरफुल लाइंस होती हैं, इस पर 4 लाइंस होती हैं, ध्यान देना
4 लाइन्स होती हैं, 4 लाइन्स होती हैं, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन है हमारी, जो फर्स्ट लाइन है उसे हम x कहते हैं, दूसरी जो लाइन है उसे भी हम x कहते हैं, तीसरी लाइन का यूज करते हैं हम 10 गुणा y, ठीक है। तीसरी लाइन की जगह है यहाँ पर, और प्लस माइनस चौथी लाइन की जगह है ये z, यानी कि जो पहली लाइन है ये जो डिसाइड करती है, किसका अंक डिसाइड करती है, ये डिसाइड करती है x का। दूसरी लाइन भी x का अंक डिसाइड करती है, और तीसरी जो लाइन है वो y डिसाइड करती है, और चौथी लाइन z को डिसाइड करती है। अब आप बोलेंगे ये x y z है क्या? तो सिंपल सी बात देखिए, ये प्रतिरोध, इस प्रतिरोध का मान कितना है, ये चीज़ हम सिर्फ और सिर्फ इन रंगों को देख करके बता सकते हैं। ऐसा बेहतरीन उपकरण है जिस पर कलरिंग की कोडिंग करके दे दी जाती है, ताकि जब भी इसका यूज़ कर रहा हो, क्योंकि इतना छोटा सा इस पर लिख करके नहीं दे सकते, तो वो क्या करते हैं, इस पर 4 कलर्स की कोडिंग कर देते हैं। देखने वाला इस सूत्र का यूज़ करके और उसका मान निकाल लेता है कि एक्चुअल में ये कितने ओम का प्रतिरोध है, यानी कि उस प्रतिरोध की वैल्यू हमें पता चल जाती है, वो कितने मैग्नीट्यूड का प्रतिरोध है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए, अब हमें जो है पता कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर एक छोटी सी टेबल हमें देखनी है, ठीक है। उस टेबल को हम देखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कि इन कलर्स के लिए हम कैसे इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो है पता लगा लेंगे। देखिए बहुत ही ईजी है, ये बहुत ही ईजी है, और छोटी सी ट्रिक लगेगी, उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इस ट्रिक को आपको याद रखना होगा, ठीक है। इस ट्रिक को, इस ऑर्डर को आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले कौन सा कलर आता है, सबसे लास्ट में कौन सा कलर आता है, यानी इस सीक्वेंस को आपको याद रखना होगा। देखिए कैसे याद रखेंगे, इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी होती है। बब रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ साइलेंट रहेगा, वेरी गुड वाइफ, यानी कि बबरॉय ग्रेट ब्रिटेन जो है उस हैव यानी कि है वो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इज़ अ वेरी गुड वाइफ, यानी वो एक बहुत ही बेहतरीन वाइफ है, ठीक है। कोई भी ट्रिक आप बना सकते हैं बेसिकली, बबरॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। अब देखिए, जो पहले देखिए यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को ब्लू में और ब्लैक कलर में, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लैक कलर होता है, फर्स्ट जो कलर होता है वो ब्लैक होगा। ब्लैक के जैसे ही ब्राउन होता है, तो ब्लैक के बाद इन्होंने ब्राउन को सल्टा दिया, ब्लू को बाद में लेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर ब्लू आएगा या ब्लैक के बाद या ब्राउन आएगा, तो ब्लैक के जैसा ब्राउन है तो इन दोनों को साथ में लिया है, ठीक है। तो पहला कलर हमारा कौन सा होता है, ब्लैक, और इसको हम अंक देते हैं 0, ठीक है। 0 देना है, ध्यान रखना है, 1 से स्टार्ट नहीं करना है, 0 से स्टार्ट करना है। दूसरा कलर ब्राउन है तो हम इसे 1 देते हैं। तीसरा कलर रेड है तो हम इसे 2 देते हैं। और अगला जो है इस टाइप से हम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं इस टाइप से। और टोटल 9 कलर्स हमारे 10 कलर्स हैं, लेकिन नंबरिंग जाएगी 9 तक, ठीक है। इसी टाइप से आगे देखिए, y जो है ये 10 की पावर में होता है, तो यहाँ पर आएगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, या 10 की घात जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो घात में जाता है, ये घात में जाता है, ठीक है, ये जाएगा इन सभी की घात में, ठीक है। कलर्स देख लें एक बार फिर से, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट, ठीक है। और टॉलरेंस, इसके साथ ये जेड का जो मान रखा जाता है, अगर फोर्थ लाइन हमारी गोल्ड कलर की है तो वहाँ पर हम ±5% लिखते हैं। अगर सिल्वर कलर की है तो ±10% लिखा जाता है। अगर नो कलर है, ठीक है, स्पेसिफिकली न गोल्ड है न कलर है, फोर्थ जो लाइन है वो कोई भी कलर की नहीं है, तब हम वहाँ पर टॉलरेंस लगाते हैं ±20%, ठीक है। अब देखिए, अब इस प्रतिरोध के लिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले कैसे करना है, सबसे पहले देखते जाइएगा। 4 लाइन्स है हमारे पास, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। सबसे पहले पहली लाइन का कलर देखते हैं। पहली लाइन ग्रे है, तो ग्रे के लिए x लिखना है। अब देखिए ग्रे कलर, ठीक है, ग्रे कलर के लिए x कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ग्रे कलर के लिए x हमारा क्या हो गया, 8 हो गया, तो हमने यहाँ पर x की जगह क्या रख दिया, 8 रख दिया। सेकंड कलर हमारा रेड है, रेड के लिए x देख करके लाएंगे, x कितना है, 2 है, तो हमने रेड कलर के लिए x लिख दिया कितना, 2। अब फॉर्मूले से यहाँ पर गुणा लगा देंगे, 10 भी लगा देंगे। अब हमें 10 की पावर में लिखना है क्या, y, ठीक है। y के लिए देखो ब्लू कलर है, ब्लू कलर है यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, ब्लू कलर देखेंगे, ब्लू कलर ये रहा। ब्लू कलर में x पर नहीं जाना है, y देखना है, 10 की पावर कितनी है, 6 है, यानी कि y यहाँ पर आता है, यानी 10 की पावर 6 हमने लगा दी, ठीक है। और
प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखिए सिल्वर कलर है, सिल्वर कलर के लिए 10% की टॉलरेंस है, तो हमने लगा दिया 10%, और ये आ गया हमारा आर की वैल्यू। ठीक है, आर की वैल्यू, और यहाँ पर ओम लगाना चाहे ओम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ओम जो है वो प्रतिरोध की क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। ओम हमने लगा दिया कि ये ओम जो है इसकी यूनिट है। ठीक है, इसी टाइप से कुछ और कम्बिनेशंस हम बनाना चाहें, जैसे मान लीजिए हम कुछ कलर्स ले लेते हैं, यहीं पर चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये रेड कलर है, ये हमारा मान लीजिए ग्रीन कलर का है, और ये मान लीजिए हमारा येलो कलर का है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए नो कलर है, कोई भी कलर नहीं है। तो प्रैक्टिस करके देखिए फटाफट से, इसके लिए क्या बनेगा। अब देखिए इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, सेम वही चीज़ आएगी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कलर हमारा रेड कलर है, तो रेड कलर के लिए x कितना आएगा, 2 आएगा, हमने 2 लिख दिया। ग्रीन कलर के लिए, ग्रीन कलर देखिए, ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर देखिए हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा कलर येलो है, येलो के लिए 10 की पावर 4 आएगी, 10 की पावर 4 लगा दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नो कलर है, तो टॉलरेंस कितना आएगा, प्लस माइनस 20% आ जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टेबल को आप अच्छे से याद करेंगे, ट्रिक से याद करें तो ट्रिक से हो जाएगा, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल से हैं। ठीक है, 10 कलर हैं, कलर्स नेम की तरह आपको याद करने हैं, और उसके बाद आप कार्बन प्रतिरोध के अंदर इस टाइप से मेथड लगा करके ये वाला सूत्र आप अवश्य नोट कर लें। ठीक है, ये आर का सूत्र हो जाएगा। कार्बन प्रतिरोध से डायरेक्टली आपको प्रतिरोध पढ़ना जो है वो आ जाएगा। बेसिकली आपका 2 या 3 मार्क्स का, बेसिकली 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जल्दी से देख करके, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा ओम का जो हमारा ओम का नियम है। ठीक है, ओम का नियम, देखिए सिंपल सी बात, ओम का नियम देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ओम का नियम। देखिए ओम का नियम आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, V = IR, वीर। ठीक है, वीर की ट्रिक से आप याद रखते हैं हमेशा V = IR, जहाँ पर आपने देखा है कि हमारे पास अगर कोई चालक हो, अगर कोई चालक हमारे पास होता है, ठीक है, तो चालक के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है, दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है वो इस परिपथ में जो प्रवाहित धारा होती है उसके समानुपाती होता है। ये चीज़ आपने देखी है कि डेल्टा V समानुपाती होता है किसके, बहने वाली धारा के। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, पहली और दूसरी। देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि आपका टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, ताप और दाब कांस्टेंट रहना चाहिए। ये बात बेसिकली बोले कि जो आपका चालक पदार्थ है, ठीक है, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चालक की जो अवस्था है ना वो स्टेबल रहनी चाहिए, वो स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों केस होते हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, बेसिकली ये शर्तें हैं ओम के नियम की। ठीक है, ये क्या है, ओम के नियम की शर्तें हैं। अगर ये केसेस जो है, अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है, और या फिर हम ले सकते हैं जैसे चालक की विमाएं भी स्टेबल रहनी चाहिए, यानी कि चालक की विमाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर ये देखिए ये शर्तें हैं, हमने पहले भी देखा, ये शर्तें पूरी होती हैं तो उस कंडीशन में हमारा डेल्टा V जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के। ठीक है, I के प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पर अक्सर लोग क्या बताते हैं यहाँ पर कि हमारा V प्रोपोर्शनल है I के, V प्रोपोर्शनल है I के। मैंने भी आपको अभी यही बताना है, ठीक है, कि V प्रोपोर्शनल है I के, यानी कि डेल्टा V। और जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं वैसे ही यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हमने, आपको पता है कि जब हमने अपवहन वेग का भी फॉर्मूला डिराइव किया था तो वहाँ पर पहले हमारे पास I बराबर समथिंग इंटू V आया था। ठीक है, I बराबर समथिंग इंटू V आया था, और उसके बाद हमने V की वैल्यू निकाली कुछ इस टाइप में। ठीक है, और फिर हमने डिफाइन किया था V बराबर IR होता है। तो अक्सर हमें ये चीज़ समझ में आती है, पहले हमने ये निकाला फिर हमने यहाँ से यहाँ लेकर के गए, तो आपको डायरेक्टली ये चीज़ याद नहीं रखनी है, ये चीज़ गलत है। विभवांतर इसके समानुपाती नहीं होता है। एक्चुअल में जो ओम का नियम है वो ये कहता है
देखिए ओम के नियम का जो कथन है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में जीते हैं कि डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में इस परिपथ में बहने वाली जो धारा है ये समानुपाती होती है किसके, डेल्टा वी के, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए जब हम अपवहन वेग से धारा का डेरिवेशन कर रहे थे तो वहां पर हमारे पास एक रिलेशन आया था, ये वाला, ठीक है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास जो कांस्टेंट आता है वो 1/r की फॉर्म में आता है, ठीक है। अगर हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा वो डेल्टा वी बटे में r आएगा, यानी कि कांस्टेंट हमारा 1/r की फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसे हम पलट करके यहाँ लेकर के गए थे तो v बराबर हमारा समथिंग इंटू आई आया था जिसे हमने r कंसिडर किया था। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात देखें, कुल मिलाकर अगर हम एक्चुअल नियम देखें तो एक्चुअल नियम हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक्चुअल जो नियम है वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल नियम होगा कि जो धारा है वो प्रोपोर्शनल होगी डेल्टा वी के, और जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे वैसे ही हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा 1/r जिसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर डेल्टा वी से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास i बराबर कितना आता है, डेल्टा वी बटे में r, जिसे हम बना लेते हैं बाद में क्या कि डेल्टा वी बराबर किसके होगा, i r के। और अक्सर टीचर्स को मैंने सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करते हुए देखा है, ठीक है, कि हमारा डायरेक्टली बता देते हैं कि डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू i होता है बच्चा जी, और डेल्टा वी बराबर r i, ठीक है। ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो कॉन्स्टेंट आता है वो 1/r की फॉर्म में आता है, और कैसे आता है ये हमने जो अपवहन का वेग का फॉर्मूला किया था वहां पर हमने निकाल के दिखाया भी था, ठीक है। तो चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई, हमने पढ़ लिया है किसका नियम, ओम का नियम पढ़ लिया। तो अब हमारे पास हम जो है योग्य हो गए हैं इस चीज के कि हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ पाए, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोधों के संयोजन में हमारे पास ये रिलेशन यूज होने वाला है। और हमने संयोजन जो है सेकंड चैप्टर में भी किया था जहां पर हमने संधारित्रों का संयोजन किया था, ठीक है। किसका संयोजन किया था, संधारित्रों का संयोजन किया था। तो वहां से हमें पता है कि संयोजन दो तरह के होते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक समांतर क्रम संयोजन होता है, ठीक है। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक समांतर क्रम संयोजन होता है। और उससे पहले मुझे आपको ये चीज़ बतानी है कि संधारित्रों को हम इस चिन्ह से डिनोट करते हैं, संधारित्र को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो प्रतिरोध को दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस चिन्ह का प्रतिरोध को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं ये C कैपेसिटेंस का संधारित्र है, यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये R प्रतिरोध वाला प्रतिरोध है, यानी ऐसा प्रतिरोध जिसकी प्रतिरोध जो है की वैल्यू जो है वो R है, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पर जो संयोजन हमने किया था दो तरह से देखा था, एक श्रेणी क्रम संयोजन था और एक समांतर क्रम संयोजन था, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बेसिकली क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा किसका संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम यहाँ पर प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल अप्रोच भी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम व्हीटस्टोन ब्रिज भी एक बार दोबारा से देखेंगे, ठीक है। पहले हमने जो है संधारित्रों के लिए देखा था और अब हम प्रतिरोधों के लिए देखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक हमारा है प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे। प्रतिरोधों का संयोजन करने चलेंगे तो प्रतिरोधों के संयोजन के लिए दो मेथड्स हमारे पास होंगे, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन होगा, एक तो हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन होगा और दूसरा हमारे पास होगा, ठीक है। पहला तो हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन होगा और दूसरा हमारे पास होगा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए सिंपल सी बात देखिए, अब देखिए हमने किया है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन को अगर हम देखने चलें तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे प्रतिरोध हैं। मान लीजिए एक हमारा ये प्रतिरोध है, दूसरा हमारा ये प्रतिरोध है, तीसरा हमारा ये प्रतिरोध है, ठीक है। और इसी टाइप से समांतर क्रम संयोजन में मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे प्रतिरोध हैं, एक ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है, तीसरा प्रतिरोध ये है, ठीक है। इस टाइप से तीन प्रतिरोध हैं, तीन प्रतिरोध दोनों को मिले हुए हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं,
ठीक है। और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो हमारा तीसरा प्रतिरोध है इसके पहले सिरे से जोड़ देते हैं, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस टाइप से जो सीक्वेंस होता है उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में हम पहले का पहला, दूसरे का भी पहला और तीसरे का पहला, सभी के पहले पहले को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। और सभी के दूसरे दूसरे को भी आपस में जोड़ देते हैं, सभी के दूसरे दूसरे को आपस में जोड़ देते हैं। तो ऐसा जो संयोजन होगा इसे हम बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। और अगर हम इनके तुल्य प्रतिरोध की बात करें, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो हमारा नेट प्रतिरोध आता है आर तुल्य जो होगा वो श्रेणी क्रम के लिए किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। और अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम के लिए क्या होगा, 1/R तुल्य जो है 1/R तुल्य बराबर होगा किसके, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आप बोलेंगे ये क्या हुआ, ये तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तो बिल्कुल सही है, उल्टा ही है। यानी कि अगर हम संधारित्रों के लिए देखें, अगर हम संधारित्रों के लिए देखें, संधारित्रों के लिए जब हमने संधारित्रों का श्रेणीक्रम किया था, संधारित्रों का श्रेणीक्रम किया था, तब तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि जो हमारा 1/C तुल्य था वो किसके बराबर था, 1/C1 प्लस 1/C2, इस टाइप से था। और जब हमने संधारित्रों का समांतर क्रम किया था, किसका समांतर क्रम किया था, संधारित्रों का, तब हमारे पास C तुल्य जो आया था वो किसके बराबर था, डायरेक्टली योग के बराबर था, ठीक है। यानी कि यहाँ उल्टा हो जाता है। संधारित्रों के लिए श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला है वो प्रतिरोधों के लिए समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, और संधारित्रों के लिए जो सी तुल्य का फॉर्मूला समांतर क्रम के लिए है वो प्रतिरोधों के लिए किस में चला जाता है, श्रेणी क्रम में चला जाता है। यही तो मैजिक है, ठीक है, यही तो मैजिक है फिजिक्स का। तो चलिए देखते हैं ये मैजिक हैपन कैसे हुआ। यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं तुल्य प्रतिरोध के फॉर्मूलाज उनको डिराइव करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हमने जो है 3 प्रतिरोध हम लेते हैं सबसे पहले, और उनको हम श्रेणी क्रम में कुछ इस तरह से जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका जो प्रतिरोध है R1, ठीक है, यहाँ जो प्रतिरोध है R2, और यहाँ हमने तीसरा प्रतिरोध जोड़ दिया है R3, ठीक है। सर्किट के लिए जो वोल्टेज हमने लगाई है दैट इज V, और यहाँ से मान लीजिए I धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमें पता है कि जब भी हमारा जो सर्किट है वो ब्रांचेज में टूट नहीं रहा होता तो सभी के लिए I जो है धारा की वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ भी I बहेगी, यहाँ भी इसकी वैल्यू I रहेगी, और यहाँ भी करंट की वैल्यू आई रहेगी। लेकिन जब पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं, जब पॉइंट्स यानी कि स्थान परिवर्तित हो जाता है, तो वहां पर हमें पता है कि जो विभव है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सर्किट है उसका अगर हम बैटरी का देखें तो बैटरी की वोल्टेज जो है V है मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होगा इसे हम V1 कंसिडर करते हैं। इसके लिए विभवांतर V2 होगा इसके दोनों सिरों के मध्य, और इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो हमने कंसिडर किया है V3, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। और अगर मान लीजिए तीनों को जोड़ दिया, जो हमारा तुल्य जो हमारा आएगा तुल्य सर्किट, ठीक है, उसके लिए हम मान लीजिए यहाँ पर देखिए जो R है ये क्या आ जाएगा, R तुल्य आ जाएगा, ठीक है। विभवांतर V रहेगा और धारा हमारी क्या रहेगी, I रहेगी, ठीक है। अगर हम इसके लिए तुल्य के लिए देखें तो V बराबर क्या होगा, IR तुल्य होगा, ठीक है। V बराबर IR तुल्य होगा। और यहाँ पर देखिए जो हमारी टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज जो है वो 3 हिस्सों में बट गई है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता है। अगर हम अकेले इसके लिए देखें कि हमारी जो V1 होगी वो किसके बराबर होगी, तो दोनों के मध्य जो विभवांतर है, दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो I इंटू R1 के बराबर होगा, ठीक है। इसी टाइप से दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R2 हो जाएगा, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R3, ठीक है। इन सभी वैल्यूज़ को, ये 3 वैल्यूज़ और ये चौथी हमारी वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है, V बराबर क्या है हमारे पास, V1 प्लस V2 प्लस V3 है, ठीक है। ये हमारे पास है ऑलरेडी। तो देखिए सिंपल सी बात कि V बराबर हमने क्या रख दिया, IR तुल्य,
IR तुल्य बराबर होगा, यहाँ पर V1 की वैल्यू रखते हैं IR1 प्लस V2 की वैल्यू रखते हैं IR2 प्लस V3 की वैल्यू रखते हैं IR3। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। आई जो है हमने कॉमन लिया, ठीक है, आई यहाँ 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 तीनों में से कॉमन आएगा और इधर से कट भी जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास R तुल्य बराबर कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यानी कि उनका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा सभी के सभी प्रतिरोधों का, अगर वो कहाँ पर हो, अगर वो श्रेणी क्रम संयोजन में हो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसी टाइप से हम दूसरा भी कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा हमारा होगा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, उसके लिए देखिए क्या होगा, देखिए समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या होगा, क्या होने वाला है, जो हमारा तुल्य सर्किट है वो तो वही रहेगा और समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं समांतर क्रम संयोजन दूसरा है हमारा। और समांतर क्रम संयोजन में देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक प्रतिरोध ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा हमारे पास मान लीजिए ये रहा। इस टाइप से हमने प्रतिरोधों को जोड़ा है। ठीक है, इस टाइप से हमने प्रतिरोधों को जोड़ा है, तो ये जो अरेंजमेंट है इसे हम बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, मान लीजिए इस टाइप से जोड़ दिया है। अब देखिए, अब हमें पता है कि इनका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम है, यानी कि इनके लिए विभवांतर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, विभवांतर इनके लिए सेम रहेगा। ठीक है, और यही इस बैटरी का विभवांतर जो है, ठीक है, सर्किट के लिए यहाँ पर इसका जो तुल्य सर्किट है वो हम ये मान लेते हैं, यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। लेकिन यहाँ पर धारा जो है ना वो ब्रेक हो जाएगी, धारा हमारी 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 ब्रांचेज में धारा जो है वो बट रही है। यहाँ पर I1 जाएगी, यहाँ पर I2 जाएगी और यहाँ पर जाएगी I3, यानी कि नेट I हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 3 हिस्सों में बट गई, I1 I2 प्लस I3। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई है। अब देखिए, हम यहाँ पर ओम का नियम लगाते हैं तीनों ब्रांचेस के लिए। इसके लिए ओम का नियम क्या होगा, V बराबर I1 R1। ठीक है, चलिए यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, ओम का नियम देखिए, बेसिकली V बराबर IR होता है और यहाँ पर इस इक्वेशन में रखने के लिए अगर हम I की वैल्यू निकालना चाहें तो V बटे में R आएगा। तो यहाँ से हम देखिए क्या निकालते हैं, तो यहाँ से बेसिकली उस सर्किट के लिए बेसिकली I बराबर क्या आएगा, V बटे में R आएगा, V बटे में R तुल्य आ जाएगा। ठीक है, V बटे में R तुल्य। और यहाँ पर अगर हम I1 के लिए देखें, I1 के लिए देखें, I1 इसके लिए क्या हो जाएगा, V बटे में R1। I2 हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, V बटे में R2। और I3 हमारा क्या हो जाएगा, V बटे में R3। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ पर रख देते हैं, ये आ जाएगा V बटे में R तुल्य बराबर हो जाएगा V बटे में R1 प्लस V बटे में R2 प्लस V बटे में R3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से V कॉमन होकर के तीनों में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा जो है 1 बटे में R तुल्य, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या आएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि इनवर्स R तुल्य का जो इन्वर्स होगा वो उन सभी के इन्वर्स के योगफल के तुल्य होगा, यानी कि योग के बराबर होगा। तो ये जो अरेंजमेंट आती है हमारी किसके लिए आ जाती है, समांतर क्रम संयोजन के लिए। ठीक है, संधारित्रों में इसका ऑपोजिट क्रम होता है। तो हमने डेरिवेशन कर लिया है। अब चलिए न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चंस हम देखते हैं जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स की अरेंजमेंट देखेंगे। ठीक है, बेसिकली हमने अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चंस जो है संधारित्र में किए थे और उसी टाइप का कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पर है, बस हल्का सा कॉन्सेप्ट चेंज है कि श्रेणी क्रम में जो संधारित्रों में जो फॉर्मूला था वो यहाँ पर समांतर क्रम में आ चुका है। अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर इस टाइप का सर्किट ले रहे हैं, कोई भी इस टाइप के सर्किट सॉल्व कर सकते हैं आप। वो सारे सर्किट्स आप यहाँ पर सॉल्व करके देख सकते हैं जो हमने संधारित्रों के लिए किए थे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सर्किट है, यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु हमारा B है। जल्दी से आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, सर्किट्स आपके सामने हैं, जल्दी से सॉल्व करें। सारे के सारे प्रतिरोध जो हैं वो 1 ओम के हैं। ठीक है, 1 ओम के हैं सारे के सारे प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। सेकेंड अरेंजमेंट हमने वहाँ पर किया था कुछ इस टाइप से। ठीक है, मान लीजिए इस टाइप से कनेक्टेड है और ये इस टाइप से कनेक्टेड है। यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर हमारा बिंदु B है। कॉन्सेप्ट आपको याद आ गया होगा इसमें। ठीक है, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा कि हमने ये कॉन्सेप्ट किस टाइप से किया था। और इसी टाइप से
तीसरा कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं सॉल्व करना है इन सभी फॉर्मेट्स को जहाँ पर हमने अलग अलग संयोजन लिए हैं, ठीक है। और इसी टाइप से हमने एक इस टाइप की स्ट्रक्चर भी वहाँ पर देखी थी, इसे भी आप सॉल्व कीजिएगा। ये बिंदु हमारा ए है और ये बिंदु हमारा बी है, ठीक है। जल्दी से चारों के चारों सर्किट्स के लिए आपको क्या निकालना है, आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। सारे 1 ओम के हैं। इसके लिए देखिए ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, ये दोनों भी समांतर क्रम में हैं, तो नेट क्या आएगा, देखिए इन दोनों का तुल्य ये हो जाएगा, ये बीच वाला एज इट इज है, इन दोनों का तुल्य हम ये वाला निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 1 ओम का था, ये भी 1 ओम का था, कलर चेंज करते हैं चलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कुछ भी, ठीक है। ये भी 1 ओम का था, ये भी 1 ओम का था और ये भी 1 ओम का था, ठीक है। समांतर क्रम में है तो इनको सॉल्व करते हैं। समांतर क्रम में है ये दोनों, तो 1/1 प्लस 1/1 क्या हो जाएगा, इनका 1/r तुल्य हो जाएगा, ठीक है। इसे हम आर नेट कह सकते हैं। इन दोनों का अगर नेट निकालें तो ये हो जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 के बराबर, तो आर नेट क्या होगा 1/2, यानी कि ये तो आ गया 1/2, ये हमारा 1 है एज इट इज, और इसी टाइप से ये भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब देखिए अब तो ये तीनों श्रेणी क्रम में आ चुके हैं, श्रेणी क्रम में आ चुके हैं तो सभी का डायरेक्टली एडिशन हो जाएगा। डायरेक्टली एडिशन करना है तो आधा 1 और आधा ये हो जाएंगे टोटल 2, ठीक है। तो यहाँ से तो टोटल आर नेट कितना आ जाएगा 2 आ गया, ठीक है। आप पूरा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कीजिएगा, पूरे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, क्योंकि सेम चीज़ें हम जो है संधारित्र वाले कॉन्सेप्ट में सीख करके आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो सेकंड यहाँ पर देखिए एक ऐसी अरेंजमेंट है, इसे सेकंड नंबर बना देते हैं, ठीक है, इसको सेकंड नंबर बना देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है, जैसे ही आप इनको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे टोटल 2, ठीक है, यानी कि 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सारे 1 ओम के हैं, तो ये 2 ओम का हो गया, दोनों श्रेणी क्रम में थे, मैंने जोड़ दिया। अब ये 2 का और ये 1 ओम का, अब ये समांतर क्रम में है, ठीक है। यहाँ पर ये 1 ओम के थे तो ये टोटल कितने का हो जाएगा 2 ओम का हो जाएगा। यहाँ पर 1 1 1, ठीक है, तीनों हैं श्रेणी क्रम में है तो ये 3 ओम का बन जाएगा नेट इनका हो करके। अब देखिए अब हमारे पास चार रेजिस्टेंस बचे हैं, 4 प्रतिरोध बचे हैं, आपस में समांतर क्रम में है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, 1/r तुल्य किसके बराबर होगा, 1/r नेट किसके बराबर होगा, 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2 और प्लस में 1/3, ठीक है। जैसे ही सॉल्व करेंगे वैसे ही हमारे पास आर नेट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छे से हमने सिंप्लीफाई करके इन दोनों को सॉल्व कर लिया है। अब देखिए तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं हम किसका, कि अगर कोई 2 पॉइंट्स सीधी तार से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सीधी तार से जुड़े हुए हैं तो दोनों पर विभव की वैल्यू सेम होती है, यानी दोनों को एक ही बिंदु माना जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये बिंदु ए से डायरेक्टली यहाँ पर बीच में कोई भी प्रतिरोध नहीं है, यानी कि इस बिंदु को भी हम ए कंसिडर कर सकते हैं। इसी टाइप से बी बिंदु से लेकर के यहाँ पर सीधी तार से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसे हम बी कंसिडर कर सकते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ए से बी के बीच में 1, बी से ए के बीच में 1 और ए से बी के बीच में भी 1 प्रतिरोध है, यानी तीनों ए से बी के बीच में जुड़े हुए हैं। किस टाइप से, देखिए हम यहाँ पर ए से चलते हैं, बी के बीच में जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ गए। अब देखिए बी से ए जाते हैं, बी से ए जाते हैं तो फिर से यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और फिर हम ए से बी जाते हैं, फिर से हम ए से बी जाते हैं तो यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, यानी कि ये हमारा सिंपल सर्किट ये बन गया, ठीक है। यानी कि तीनों कैसे हैं, समांतर क्रम में है, 1 1 1 है, तो फटाफट से इनका सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1/r क्या आएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो ये हो जाएगा, ये हमारा 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/r तुल्य 3 के बराबर है, तो r तुल्य किसके बराबर आ जाएगा 1/3 के, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये तो बहुत ईजी था, हमने कर लिया। चलिए
ये तो कर लिया। अब हम चलते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि सीधी तार से जुड़ा हुआ था तो हमने इस बिंदु को ए बना दिया। यहाँ पर सीधी तार से जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में प्रतिरोध आ जाता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये कोई अलग से बिंदु है, ये बिंदु कोई सी है और ये बिंदु कोई डी है, ठीक है। तो इस सर्किट को कैसे सॉल्व करें, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम एक बिंदु ए कंसिडर करते हैं। सबसे पहले जाना है हमें ए से सी और ए से हमें जाना है डी, ठीक है। तो एक बिंदु हम यहाँ कंसिडर करते हैं सी और यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं डी। तो जैसे ही हम ए से सी जाएंगे तो हमारे पास इस टाइप से एक जुड़ा हुआ है और ए से डी के बीच में भी एक जुड़ा हुआ है, यानी कि ये भी चले गए और ये भी चले गए, यानी ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब सी से जाना है हमें डी, सी से जाना है हमें डी, ठीक है, सी से डी, यानी कि सी से डी के बीच में जोड़ दिया हमने, ये वाला भी हो गया। अब हमें जाना है सी से बी, सी से, अब यहाँ पर एक बिंदु कंसिडर करते हैं बी, सी से बी जाएंगे तो एक ये रहा और हमें जाना है बी से डी, यानी डी से बी जाना है। तो यहाँ पर भी एक हमारा कैपेसिटर, सॉरी हमारा जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अब हमारा सर्किट हो गया कुछ इस टाइप से, कुछ जानी पहचानी शक्ल है इसकी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये बन जाता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये तभी होगा जब R1 बटे में R2 बराबर हो किसके, R3 बटे में R4 के, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम R5 को क्या मानेंगे, R5 को 0 मान करके, निगलेक्ट मान करके चल सकते हैं। और इसका वही डेरिवेशन है जो हमने कैपेसिटर में किया था, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप स्वयं भी कर सकते हैं। बेसिकली हम जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसी चैप्टर में किर्चॉफ लॉस जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे, किर्चॉफ लॉ से हम इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन बेसिकली अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो आप उसी मेथड का यूज़ करेंगे जो हमने कहाँ पर किया था, कैपेसिटर वाले चैप्टर में किया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर खुद करेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जब हम किर्चॉफ लॉस पढ़ लेंगे हमारे चैप्टर में, इसी चैप्टर में आगे के टॉपिक्स हैं, वहाँ पर हम व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से किर्चॉफ लॉस को लगा करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली क्वेश्चन था, तो आप बेसिकली इनका रेशियोज निकाल के देखेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो R5 को 0 कंसिडर करेंगे, तब हमारा सिंपली ये इस टाइप से, यानी R5 को हम नेग्लेक्ट कर लेंगे। अब हमारा सिंपल सॉल्यूशन आ जाएगा कि ए से बी के बीच में ये दोनों श्रेणी क्रम में और आपस में कैसे हैं, समांतर क्रम में है। तो इस मेथड को लगा करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन तक हमने जो है कंप्लीट कर लिया है, एक दो न्यूमेरिकल्स भी देख लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जहाँ पर हम बेसिकली धारा घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम किर्चॉफ लॉस वगैरह को पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हमारे अभी चैप्टर में आने वाले हैं, ओमीय प्रतिरोध, अनोमीय प्रतिरोध, यानी कि कौन कौन से ऐसे प्रतिरोध होते हैं जो ओम के लॉ को, यानी कि कौन कौन से जो पदार्थ होते हैं उनकी चालकता वगैरह कैसे उनको हम ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध नहीं, परिपथ, ठीक है, परिपथ। देखिए परिपथ जो होते हैं, अगर उन परिपथों में ओम के नियम की पालना होती है तो हम उन्हें ओमीय प्रतिरोध कहेंगे, अनोमीय प्रतिरोध कहेंगे अगर नहीं होती है तो, ठीक है। तो वो चीज़ हम जो है अभी चैप्टर में पेंडिंग है, तो चैप्टर हमारा काफ़ी बचा हुआ है। अभी हमारा ये कह सकते हैं कि 1/3 पार्ट हुआ है और उसके बाद हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और सेलों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली चैप्टर जो है हमारा धमाकेदार तरीके से हमने स्टार्ट कर दिया है और लेक्चर नंबर 3 था हमारा, ठीक है। सो आने वाले जो टॉपिक्स हैं आगे वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो स्टूडेंट्स, करना आपको ये है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।